एपीलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू टैक्स की अदालत का नाम है। टैक्स की दूसरी अदालत एपीलेट ट्राइब्यूनल को कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि एपीलेट ट्राइब्यूनल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जी अदालत के लिए। ये जो साथ इनलैंड रेवेन्यू लिखा हुआ है ना, जो साथ लफ्ज़ इनलैंड रेवेन्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है जी कि टैक्स की अदालत है। इनलैंड रेवेन्यू का मतलब है टैक्स की अदालत। वैसे मैंने बताया हर अदालत के लिए एपीलेट ट्राइब्यूनल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। एपीलेट का लफ्ज़ जो है वो अपील से निकला है और ट्राइब्यूनल कहते हैं कोर्ट को, अदालत को। तो एपीलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू टैक्स की अदालत है और ये दूसरी अदालत है। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील, पहली अदालत है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स की। पहली अदालत किसकी है? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स की। देखिए बेटा, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास सबसे पहले कौन जाएगा? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास सबसे पहले कौन जाता है जी? टैक्स पेयर। अदालत का रुख सबसे पहले टैक्स पेयर करता है। टैक्स पेयर के खिलाफ जब उसे लगता है भाई उसके खिलाफ फैसला आया है, वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो फिर अदालत में चला जाता है। अदालत कौन सी? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स की। जब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील की अदालत लगेगी ना, तो उस अपील में, उस अदालत में दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा, टैक्स पेयर को भी और टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भी। फिर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील केस सुनेगा और केस सुनने के बाद कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील फैसला सुना देगा। अब ये जो फैसला सुनाया गया है ना, इसको सुनने के बाद टैक्स पेयर या टैक्स डिपार्टमेंट, दोनों में से कोई भी जा सकता है एपीलेट ट्राइब्यूनल में। पहली बार तो फैसला खुद टैक्स डिपार्टमेंट ने किया था ना, तो जाहिर सी बात है उस पर एतराज़ टैक्स पेयर को ही होना था बस, तो टैक्स पेयर ने जाना था अदालत में। लेकिन दूसरी बार फैसला किया है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स ने। उस फैसले से टैक्स पेयर भी नाराज़ हो सकता है, डिसएग्री कर सकता है, और टैक्स डिपार्टमेंट भी डिसएग्री कर सकता है। तो एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जो केस करने का इख्तियार है वो टैक्स पेयर भी कर सकता है, टैक्स डिपार्टमेंट भी कर सकता है। ये सेकंड कोर्ट ऑफ अपील है और इसके जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करने का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है, वफाकी हुकूमत के पास होता है, वज़ीर आज़म के पास होता है, सदर के पास होता है। FBR के मेंबर्स को अपॉइंट करना। द इनलैंड रेवेन्यू एपीलेट ट्राइब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड सच एज जुडिशियल एंड अकाउंटेंट मेंबर as are appointed in such number and manner as the Prime Minister may prescribe by rule. एपीलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में जो मुकदमे सुनने के लिए, मुकदमात सुनने के लिए, लोगों की अपील सुनने के लिए जो मेंबर्स होते हैं ना, वो दो कैटेगरीज के होते हैं। हमने नेक्स्ट हेडिंग में यही पढ़ना है, मेंबर्स ऑफ एपीलेट ट्राइब्यूनल। कुछ होते हैं अदालती मेंबर, जुडिशियल मेंबर, जिन्होंने कानून पढ़ा होता है, LLB LLM किया होता है, वो एडवोकेट होते हैं या जजेस होते हैं। अदालती मेंबर उनको कहते हैं, जुडिशियल मेंबर। और क्योंकि ये टैक्स की अदालत है, तो जाहिर सी बात है टैक्स के मैटर्स को समझने के लिए अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो दूसरी तरह के मेंबर्स कौन से होते हैं? अकाउंटेंट मेंबर्स। ये जुडिशियल और अकाउंटेंट मेंबर्स कौन है? ये वो जजेस हैं जो फैसला सुनते हैं, मुकदमा सुनते हैं। ये वो जजेस हैं जो भैया अदालत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एपीलेट ट्राइब्यूनल अदालत का नाम है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एपीलेट ट्राइब्यूनल की जो अदालत है, इसमें दो तरह के मेंबर्स होते हैं। कौन कौन सी तरह के? जुडिशियल मेंबर्स और अकाउंटेंट मेंबर्स। जुडिशियल मेंबर इस वजह से क्योंकि कानून का मसला है, और अकाउंटेंट मेंबर इस वजह से क्योंकि टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं। अगर टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो जाहिर सी बात है उसको समझने के लिए अकाउंटेंट्स का होना ज़रूरी है। तो ये अकाउंटेंट्स और जुडिशियल मेंबर्स मिलकर मुकदमा सुनते हैं, मिलकर ये मुकदमा सुनते हैं और फैसला करते हैं। कहता है इनकी तादाद कितनी होगी ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। प्राइम मिनिस्टर ही इनको अपॉइंट करता है, वही बाय रूल्स इनकी तादाद के बारे में, इन अ मैनर एंड अ स्ट्रेंथ, किस तरीके से इनको अपॉइंट करना है, कितनी स्ट्रेंथ रखनी है,
कितने जुडिशल मेंबर अपॉइंट कर रहे हैं, कितने अकाउंटेंट मेंबर अपॉइंट करना है। जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान का निज़ाम सुनना है इन्होंने, पूरे पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम चलाना है, पूरे पाकिस्तान से लोगों को शिकायत होंगी, तो कितनी तादाद में अपॉइंट करना है ये ज़रूरत के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बाय रूल फैसला करेगा। कोर्ट ऑफ अपील है, इट इज़ द सेकेंड कोर्ट ऑफ अपील। द टैक्स पेयर और द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इफ नॉट सेटिस्फाइड, the taxpayer or the commissioner inland revenue if not satisfied with the decision of commissioner inland revenue appeal can appeal to the appellate tribunal inland revenue। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एपलेट ट्राइब्यूनल को जो केस है ना, एपलेट ट्राइब्यूनल के पास जो दरखास्त है वो टैक्स पेयर भी कर सकता है और टैक्स डिपार्टमेंट भी कर सकता है, क्योंकि ये कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के फैसला आने की बाद की बात है कि अब टैक्स डिपार्टमेंट अगर सेटिस्फाइड ना हुआ या टैक्स पेयर सेटिस्फाइड ना हुआ तो दोनों में से कोई भी अपील कर सकता है एपीलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू को। द डिटेल्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एपीलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू हैव बीन प्रोवाइडेड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड द इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल रूल्स 1981। देखिए, क्योंकि हम एपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, कहता है एपीलेट ट्राइब्यूनल की तश्कील के हवाले से, इसकी फंक्शनिंग के हवाले से, एपीलेट ट्राइब्यूनल के हवाले से जितनी भी तफसीलात है ना वो किस में लिखी हुई हैं, वो एपीलेट ट्राइब्यूनल के अपने रूल्स भी हैं 1981 उसमें भी लिखे हुए हैं, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में भी बताया गया है कि एपीलेट ट्राइब्यूनल के ये फंक्शंस हैं, ये कंपोजिशन है। मतलब अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं इसका ताल्लुक जो है वो किसी राइटर का नहीं है इसके साथ, ये या तो एपीलेट ट्राइब्यूनल रूल से लिया गया है 1981 से, या ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से लिया गया है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एपीलेट ट्राइब्यूनल टैक्स की दूसरी अदालत है, इसके जो मेंबर्स हैं वो जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं, अकाउंटेंट मेंबर्स हो सकते हैं, इनको अपॉइंट करने का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने डिस्कस किया भाई कि ये सेकंड कोर्ट ऑफ अपील है, इधर मुकदमा जो है वो टैक्स पेयर भी कर सकता है और टैक्स डिपार्टमेंट भी कर सकता है अगर वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के फैसले से मुत्तफिक ना हो। और एपीलेट ट्राइब्यूनल के हवाले से जो तफसीलात हैं वो एपीलेट ट्राइब्यूनल रूल्स 1981 में लिखी हुई हैं और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में लिखी हुई हैं, ये इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा। नेक्स्ट देखें बेटा, लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ एपीलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। एपीलेट ट्राइब्यूनल के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, और जो बेसिकली हमने पढ़ना है वो है इनकी क्वालिफिकेशन, कि ये जो मेंबर्स हैं ये किस बुनियाद पर, किस क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर मेंबर्स बनते हैं। एपीलेट ट्राइब्यूनल के जो जुडिशियल मेंबर्स और अकाउंटेंट मेंबर्स होते हैं इनको अपॉइंट करने का क्राइटेरिया क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। द एपीलेट ट्राइब्यूनल कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मेंबर, 2 मेंबर नहीं 2 तरह के मेंबर्स। बात फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह पुलिस का निज़ाम चलाने के लिए क्या पूरे पाकिस्तान में एक एसएचओ है, एक एसएसपी और डीएसपी है? नहीं, हर एरिया का अलग है। इसी तरह ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान के केसेस सुनने हैं तो एक अकाउंटेंट मेंबर होगा, एक जुडिशियल मेंबर होगा, तादाद में कई अकाउंटेंट मेंबर होंगे, कई जुडिशियल मेंबर होंगे, एपीलेट ट्राइब्यूनल की कई अदालतें लगेंगी। बात फॉलो कर रहे हैं। Judicial members and accountant members, the qualification necessary for their appointment are as follows। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या है? सबसे पहले आ जाए जी जुडिशियल मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशन। द फेडरल गवर्नमेंट में अपॉइंट अ पर्सन एज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ द एपीलेट ट्राइब्यूनल। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी को जुडिशियल मेंबर के तौर पर अपॉइंट कर सकती है। किसको कर सकती है? जिसकी ये नीचे दी गई 4 क्वालिफिकेशंस होंगी, 4 में से कोई एक हो जाए, चारों हो जाएं, ये 4 तरह के क्वालिफाइड लोग एपीलेट ट्राइब्यूनल के जुडिशियल मेंबर्स बन सकते हैं। नंबर 1 क्वालिफिकेशन क्या है? हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का कोई भी जज इस काबिल है कि उसको एपीलेट ट्राइब्यूनल का क्या बनाया जा सकता है? जुडिशियल मेंबर बनाया जा सकता है। सेकेंडली, इज और हैज बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज।
किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जज हो, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की किसी भी अदालत का जज हो, या हाई कोर्ट का जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो, ये क्वालिफाइड हैं कि इनको क्या बनाया जा सकता है, एपीलेट ट्राइब्यूनल का जुडिशियल मेंबर। थर्ड क्वालिफिकेशन बेटा, इज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का वकील हो, हाई कोर्ट में मुकदमात लड़ता हो, विद अ स्टैंडिंग ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर, और उसको हाई कोर्ट के मुकदमात लड़ते हुए 10 साल से कम का अरसा, मतलब 10 साल या उससे ज़्यादा अरसा हो चुका हो कि वो हाई कोर्ट के मुकदमात लड़ता हो, हाई कोर्ट का वकील हो, तो फिर वो क्वालिफाइड है कि वो क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, जुडिशियल मेंबर बन सकता है। इज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट विद अ स्टैंडिंग ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स। फोर्थ पॉइंट है बेटा, एनी अदर क्वालिफिकेशन विच मे बी प्रिस्क्राइब बाय द फेडरल गवर्नमेंट, इसके अलावा वफाकी हुकूमत चाहे तो कोई भी क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई कर सकती है कि भाई ये क्वालिफिकेशन पूरी होगी तो वो क्वालिफाइड होगा, वरना क्वालिफाइड नहीं होगा। तो यह भी याद हो जाना चाहिए आपको कि क्वालिफिकेशन ऑफ जुडिशियल मेंबर क्या है, जज ऑफ हाई कोर्ट, is or has been a judge of district courts, is an advocate of high court with standing not less than 10 years, any other qualification which may be prescribed by the federal government। उसके बाद आ जाएंगे अकाउंटेंट मेंबर्स। अकाउंटेंट मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, द फेडरल गवर्नमेंट shall appoint the accountant member of the tribunal also। जो फेडरल गवर्नमेंट है वही अपॉइंट करती है अकाउंटेंट मेंबर्स को। ही मस्ट पोजेसेस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, उसकी नीचे दी गई ए से लेकर डी तक में से कोई भी क्वालिफिकेशन होगी तो वो अकाउंटेंट मेंबर बन सकेगा। नंबर 1, ही इज एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, वो टैक्स डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर हो, इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ रीजनल कमिश्नर, और उसका रैंक किसके बराबर हो, रीजनल कमिश्नर के बराबर हो। तो टैक्स डिपार्टमेंट का अपना, इनलैंड रेवेन्यू का अपना कोई भी ऑफिसर जिसका रैंक जो है वो रीजनल कमिश्नर के बराबर हो, वो टैक्स जो एपीलेट ट्राइब्यूनल है इसका अकाउंटेंट मेंबर बन सकता है। सेकेंडली, अ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, कोई कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील भी अकाउंटेंट मेंबर बन सकता है, लेकिन शर्त क्या है, हैविंग एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज अ कमिश्नर और कलेक्टर, उसका कमिश्नर के तौर पर, कलेक्टर के तौर पर काम करने का तजर्बा अगर 3 साल है तो वो भी अकाउंटेंट मेंबर के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको भी अकाउंटेंट मेंबर बनाया जा सकता है। टैक्स डिपार्टमेंट का अपना कमिश्नर या कोई कलेक्टर जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस हो, वो क्या बन सकता है, वो अकाउंटेंट मेंबर बन सकता है। सी पॉइंट है बेटा, इज अ पर्सन हु हैज फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 10 ईयर्स प्रैक्टिस प्रोफेशनली एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जैसे आप ऑडिट में भी पढ़ते हैं। ऑडिट में पाकिस्तान में 2 क्वालिफिकेशंस हैं, जो ऑडिट पाकिस्तान में करेगा उसके लिए 2 क्वालिफिकेशन है। कौन कौन सी 2 क्वालिफिकेशन है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961, और दूसरी क्वालिफिकेशन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1966। तो ये दोनों क्वालिफिकेशन यहां पर भी हैं कि वो अकाउंटेंट मेंबर बन सकता है। इज अ पर्सन हु हैज फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 10 ईयर प्रैक्टिस प्रोफेशनली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि उसे 10 साल से कम का अरसा नहीं होना चाहिए, मतलब कहने का 10 साल या उससे ज्यादा का टाइम होना चाहिए उसको क्या करते हुए, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनली काम करते हुए। इसका मतलब देखें, ये कुछ लोग क्वालिफिकेशन हासिल कर लेते हैं लेकिन उस प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं करते। जैसे आप देखिए कुछ डॉक्टर्स होते हैं, वो जी शोबिज़ में आ जाते हैं,
कुछ डॉक्टर्स होते हैं जी, वो अपनी सर्जरी का काम, अपनी मेडिसिन का काम नहीं करते, वो एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते, वो किसी और फील्ड में चले जाते हैं, वो किसी रिलीजियस फील्ड में चले जाते हैं, किसी शोबिस की फील्ड में चले जाते हैं, एक्टिंग में चले जाते हैं। यहाँ पर यह है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और 10 साल से वो प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम भी कर रहा हो, तो वो क्वालिफाइड है कि वो क्या बन सकता है, अकाउंटेंट मेंबर बन सकता है। उसके बाद बेटा सेम ऐसे ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए है, इज अ पर्सन हु हैज प्रैक्टिस प्रोफेशनली एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के तौर पर भी कम से कम 10 साल उसे हो गए हों काम करते हुए, तो फिर वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो एलिजिबल हो जाता है कि वो क्या बन सकता है, अकाउंटेंट मेंबर बन सकता है। बात समझ आ रही है? हमने देखें नहीं क्या पढ़ लिया अब तक। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का पढ़ा, जिसमें हमने कहा भाई ये फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ये सेकंड कोर्ट ऑफ अपील है, इधर अपील करने के लिए कमिश्नर भी जा सकता है, टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर भी जा सकता है, टैक्स पेयर भी जा सकता है। एपलेट ट्राइब्यूनल के बारे में सारे रूल्स हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में लिखे हुए हैं और एपलेट ट्राइब्यूनल रूल्स 1981 में लिखे हुए हैं। फिर हमने पढ़ा भाई इसमें दो तरह के मेंबर्स होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स और अकाउंटेंट मेंबर्स, उनकी क्वालिफिकेशन हमने पढ़ ली। आगे जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई जुडिशियल और अकाउंटेंट मेंबर्स को जब आपने अपॉइंट करना है तो उनकी तादाद जो है वो जितनी चाहे रखी जा सकती है ज़रूरत के मुताबिक। द फेडरल गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी जुडिशियल एंड अकाउंटेंट मेंबर एज इट थिंक्स नेसेसरी फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। जितने चाहें जुडिशियल मेंबर और अकाउंटेंट मेंबर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं, जितनी फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक ज़रूरत हो फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू की प्रॉपर वर्किंग के लिए जितने भी मेंबर्स की ज़रूरत हो वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। वो द फेडरल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल। द फेडरल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द जुडिशियल मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल एज द चेयरपर्सन। ये जो एपलेट ट्राइब्यूनल है इसका जो चेयरपर्सन है वो आमतौर पर कौन से मेंबर्स होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स। जुडिशियल मेंबर्स में से किसी मेंबर को क्या बना दिया जाता है, जुडिशियल मेंबर्स में से किसी मेंबर को क्या बना दिया जाता है, एपलेट ट्राइब्यूनल का चेयरपर्सन। लेकिन इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस किसी अकाउंटेंट मेंबर को भी बनाया जा सकता है, जैसा कि आगे लिखा हुआ है, होएवर अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस एन अकाउंटेंट मेंबर में आल्सो बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन। With effect from 1st July 2019, the constitution, functioning of the benches and the procedures of the appellate tribunal inland revenue shall be regulated by the rules which the Prime Minister may prescribed। 1 जुलाई 2019 से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फंक्शनिंग ऑफ द बेंचेस है, ये कैसे काम करेंगे बेंचेस, लोगों के मुकदमात कैसे सुनेंगे, उनका कैसे फैसला सुनाएंगे, ये उन रूल्स के मुताबिक होगा जो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म फैसला करेंगे। ये 1 जुलाई 2019 से ये रूल आया है। अब हमने जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है इस क्वेश्चन का वो है एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शनिंग ऑफ द एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू और उसकी एक्सप्लेनेशन। क्या मतलब है जी एडमिनिस्ट्रेशन का, क्या मतलब है फंक्शनिंग ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है इंशाल्लाह ताला। एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू जो थर्ड अथॉरिटी है इनकम टैक्स की, इनलैंड रेवेन्यू की, ये टैक्स की अदालत को कहा जाता है। इट इज़ सेकंड कोर्ट ऑफ अपील, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि अब तक इसके दो तरह के मेंबर्स हैं, जुडिशियल मेंबर्स और अकाउंटेंट मेंबर्स। फिर हमने ये पढ़ा भाई कि जुडिशियल मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, अकाउंटेंट मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या है। देन लास्ट पर हमने डिस्कस किया भी कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो जितने चाहे जुडिशियल और जितने चाहे अकाउंटेंट मेंबर्स अपॉइंट कर सकती है एज इट थिंग्स नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल। एपलेट ट्राइब्यूनल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जितने भी जुडिशियल और अकाउंटेंट मेंबर्स अपॉइंट करने पड़े उतने अपॉइंट किए जा सकते हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं। बेटा अब हमने पढ़ना है जी एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट।
कि जो इंतज़ामी मामलात हैं एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के, ये कैसे चलेंगे। ध्यान से समझिएगा। देखें बेटा, कोई भी अदालत होती है ना, आप अक्सर न्यूज़ में भी सुनते होंगे जी फ़लाँ समात के लिए मुकर्रर कर लिया गया, फ़लाँ मुकदमा समात के लिए मुकर्रर कर लिया गया। फ़लाँ मुकदमा जो है जी वो समात के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, काबिल समात नहीं है। होता क्या है, ऐसा नहीं है कि आप कोई मामला अदालत में लेकर जाते हैं, कोई शिकायत अदालत में लेकर जाते हैं तो जज सामने बैठे हों और आप उनको ये मामला सुनाना शुरू कर दें और वो उसी वक्त मुद्दई को बुला लें, उसी वक्त मुजरिम को बुला लें और केस सुनना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता। बाकायदा जजेस का पैनल पहले रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस होता है अदालत के अंदर, रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, हाई कोर्ट रजिस्ट्री। मतलब वो रजिस्ट्रार क्या करता है, जब भी आपने कोई कंप्लेन करनी हो आपको पहले उस रजिस्ट्रार के पास जाना होता है, जो आपका केस पहले पढ़ता है और कानून की रोशनी में फैसला करता है कि क्या आपका केस, आपका मुकदमा यहाँ सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा। इसी तरह कोई भी शिकायत लेकर अगर एपलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगा तो एपलेट ट्राइब्यूनल ये नहीं कि उसी वक्त उसका मुकदमा चलना शुरू हो जाएगा, सुनना शुरू कर दिया जाएगा। एपलेट ट्राइब्यूनल में एक फुल टाइम रजिस्ट्रार होगा, रजिस्ट्रार होगा, फुल टाइम रजिस्ट्रार होगा। वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, जिसका काम है रजिस्टर मेंटेन करना। कौन सा रजिस्टर्ड, जब भी कोई दरखास्त, कोई कंप्लेन वहां जाएगी वो उसको पढ़ेगा, कानून की रोशनी में ये फैसला करेगा, उस दरखास्त को, उस कंप्लेन को रजिस्टर्ड करेगा। रजिस्टर्ड करने का मतलब है उसको टाइम फॉर हियरिंग, टाइम दे दिया जाएगा कि आपका मुकदमा इस तारीख को सुना जाएगा, तारीख दे देगा कि आपका मुकदमा इस तारीख को, फिक्सेस द डेट फॉर हियरिंग। तो समझ लें आपका केस क्या हो गया, काबिल समात हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये पॉइंट है कि भाई एक फुल टाइम रजिस्ट्रार होगा जिसके पास अपील्स जाएंगी और वो हर अपील को एंटरटेन नहीं करेगा, हर अपील को एंटरटेन, फिक्सेस द डेट फॉर हियरिंग, हर अपील की फिक्स डेट फिक्स नहीं करेगा, एंटरटेन करेगा अपील्स को प्रोविजनली। बेटा प्रोविजनली का मतलब है कुछ शराइत की बुनियाद पर कुछ अपीलें एक्सेप्ट हो जाएंगी और कुछ अपील्स रिजेक्ट हो जाएंगी। जो अपील्स एक्सेप्ट हो जाएंगी उनको रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा, उनके लिए तारीख दे दी जाएगी कि इस तारीख को आपकी सुनवाई होगी। ये जो फुल टाइम रजिस्ट्रार है इसका दफ्तर एपलेट ट्राइब्यूनल के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। इसके अलावा सबको क्योंकि ट्रैवल करके इस्लामाबाद ना जाना पड़े, 2 असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी हैं जो पेशावर और कराची बेंचेस में बैठते हैं। पेशावर और कराची में असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी हैं जहां पर आप अपनी अपील जमा करवा सकते हैं। अगर आपको वो करीब लगता है कराची और पेशावर तो वहां जाकर आप अपनी अपील जमा करवा सकते हैं। तो ये इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है कि एक फुल टाइम रजिस्ट्रार होगा जिसका काम है अपील जो आए उसको पढ़े, उसको कानून की रोशनी में फैसला करे कि इसको एंटरटेन करना है या इस अपील को एंटरटेन करना है या नहीं करना। अ फुल टाइम रजिस्ट्रार इज रिस्पॉन्सिबल, अ फुल टाइम रजिस्ट्रार इज रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव द अपील्स एंड लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द ट्राइब्यूनल। और ऑफिस ऑफ ट्राइब्यूनल को वर्किंग को वही लुक आफ्टर करता है, वही उसकी देखभाल करता है। He is chairperson, he is subordinate to the chairperson of the appellate tribunal inland revenue and work under his guidance। ये जो रजिस्ट्रार होता है ना, ये किसका सबऑर्डिनेट है, चेयरपर्सन का, एंड वर्क अंडर हिज गाइडेंस, और उसकी रहनुमाई में काम करता है। चेयरपर्सन कौन होता है भला, एपलेट ट्राइब्यूनल का चेयरपर्सन कौन होता है? हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि आमतौर पर जुडिशियल मेंबर्स में से एक मेंबर इसका चेयरपर्सन बना दिया जाता है, लेकिन इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसिस अकाउंटेंट मेंबर्स को भी जो है वो चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। अ फुल टाइम रजिस्ट्रार इज रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव द अपील्स एंड लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ द ट्राइब्यूनल। ही इज सबऑर्डिनेट टू द चेयरपर्सन ऑफ द एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू एंड वर्क अंडर हिज गाइडेंस। He entertains the appeal provisionally
fixes the date for hearing and look after the administrative affair of the appellate tribunal inland revenue. His office is situated in headquarters of appellate tribunal inland revenue in Islamabad. There are assistant registrar posted in Karachi and Peshawar benches. समझ आ गई बात की। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फंक्शनिंग ऑफ द एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। फंक्शनिंग जरा समझ लें, पहले मेरी बात सुन लें, फिर इसको मैं रीड आउट भी करवा देता हूँ। फंक्शनिंग क्या होती है भाई कि एपलेट ट्राइब्यूनल का ये इदारा काम कैसे करता है। सबसे पहले जाएगा जी, जिसको भी एतराज़ होगा वो जाएगा एपलेट ट्राइब्यूनल के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में या असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स के पास पेशावर और कराची बेंचेस में। वहाँ जाकर इन रजिस्ट्रार्स को अपील जमा करवाएगा। अगर इसकी अपील की डेट फिक्स हो गई ना, अपील को एंटरटेन किया जा सका, तो क्या होगा, ये जो चेयरपर्सन होगा ना, ये बेंच बनाएगा। क्या बनाएगा? लकड़ी का या स्टील का? जजेस का बेंच। किसका बेंच बनाएगा? बेंच मतलब केस को सुनने के लिए, केस की अहमियत के लिहाज से वो पैनल बनाएगा, बेंच बनाएगा कि भाई इस केस को ये वाले 2 जज सुनेंगे, ये वाले 3 जज सुनेंगे, ये 4 जज सुनेंगे, ये 5 सुनेंगे, केस की अहमियत के लिहाज से। जज मतलब जुडिशियल मेंबर्स और अकाउंटेंट मेंबर्स। बेंच मतलब जुडिशियल और अकाउंटेंट मेंबर्स पर मुश्तमिल टीम जो कि मुकदमात को सुनते हैं और उसका फैसला सुनाते हैं। किसी केस को सुनने के लिए एक जुडिशियल और एक अकाउंटेंट मेंबर हो सकता है, 2 जुडिशियल और एक अकाउंटेंट मेंबर हो सकते हैं, 2 अकाउंटेंट और एक जुडिशियल मेंबर हो सकता है, और इन सम सर्कमस्टांसेस किसी मुकदमे को सुनने के लिए सिर्फ एक ही मेंबर पर मुश्तमिल बेंच भी बनाया जा सकता है। ऐसे सारे केसेस जिसके बारे में फेडरल गवर्नमेंट हदायत दे दे कि इन केसेस को सुनने के लिए एक ही मेंबर का बेंच काफ़ी है, वो चाहे जुडिशियल हो चाहे अकाउंटेंट हो, ऐसे सिंगल मेंबर बेंचेस भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन आम तौर पर जो बेंच बनाया जाता है उसमें 2 जुडिशियल और 2 अकाउंटेंट मेंबर होते हैं, और आम तौर पर ऐसा होता है कि एक तरह के मेंबर्स की तादाद दूसरी तरह के मेंबर्स की तादाद से 1 नंबर से ज़्यादा होती है या कम होती है, ये समझ लें। मतलब अगर जुडिशियल मेंबर 3 है ना, तो अकाउंटेंट मेंबर कितने होंगे? 2 या 4। 3 और 4 की रेशो हो जाएगी या 3 और 2 की रेशो हो जाएगी। मतलब ये 2 तरह के मेंबर्स के दरमियान 1 नंबर का फ़र्क होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बेंच में 2 जुडिशियल मेंबर हों और 4 अकाउंटेंट मेंबर हों, या 5 अकाउंटेंट मेंबर हों और 3 जुडिशियल मेंबर हों। 2 का फ़र्क हो गया ना। तो रूल ये है कि जब बेंच बनाया जाए, यहाँ तो तादाद बराबर हो, या अगर नंबर का फ़र्क रखना है तो 1 नंबर से जुडिशियल और अकाउंटेंट मेंबर्स की तादाद में फ़र्क हो सकता है। 1 टाइप ऑफ मेंबर में एक्सीड द अदर टाइप बाय 1। क्या स्टेटमेंट मैंने बोली है? 1 टाइप ऑफ मेंबर में एक्सीड द अदर टाइप बाय 1। एक टाइप दूसरी टाइप से ज़्यादा हो सकती है 1 नंबर से। अब क्या हुआ जी, अब इन बेंचेस के पास जब मुकदमा चला गया, इन्होंने मुकदमा सुना, और मुकदमा सुनने के बाद अब इन्होंने जब फैसला करना था ना, तो फैसला डिपेंड करता है भाई जो बेंच के सारे मेंबर्स हैं उनकी क्या राय है। बेंच के मेंबर्स के दरमियान इख्तलाफ राय हो सकता है। मिसाल के तौर पर 5 मेंबर है ना, 3 कहते हैं जी फैसला ये ए डिसीजन होना चाहिए, 2 कहते हैं जी बी डिसीजन होना चाहिए, 3 कह रहे थे डिसीजन ए होना चाहिए, 2 कह रहे थे डिसीजन। तो मेजॉरिटी देखी जाएगी किस साइड पर है। तो 3 मेंबर कह रहे थे जी डिसीजन ए ठीक है, तो फिर डिसीजन ए ही फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन अगर किसी बेंच में मेंबर्स की तादाद बराबर हो और वो इक्वली डिवाइड हो जाएं, अगर 4 मेंबर हैं, 2 कहते हैं जी डिसीजन ए होना चाहिए, 2 कहते हैं डिसीजन, अगर मेंबर्स की तादाद बराबर है, इवन नंबर में है, तो ये पॉसिबल है 2 कहें जी डिसीजन ए होना चाहिए, 2 कहें जी डिसीजन बी होना चाहिए। ऐसी सूरत में उस केस का फैसला नहीं सुनाया जाता और केस वापस रेफर कर दिया जाता है चेयरपर्सन को कि भाई इस मुकदमे में टाई हो गया है, इसमें मुकदमे में फैसला नहीं हो पा रहा।
इक्वली डिवाइड हो गए हैं मेंबर्स, तो चेयरपर्सन क्या करेगा, एक और बेंच बनाएगा, एक और नया बेंच बनाएगा, और अब वो इनकी तादाद ऑड रखेगा, इनकी तादाद, इस बेंच में मेंबर्स की तादाद क्या रखेगा, ऑड नंबर से, 3, 5, 7 नंबर्स। अब ये दोबारा केस सुनेंगे और दोबारा केस होने के बाद इनकी राय ली जाएगी। इनकी राय लेने के बाद क्या किया जाएगा, इनकी राय लेने के बाद जिन्होंने पहले केस सुना था और इनकी राय, अब देखा जाएगा मेजॉरिटी की साइड पर, दोनों को ऐड करके, इंक्लूडिंग दोज हु फर्स्ट हियर्ड, उनको शामिल करके जिन्होंने पहले मुकदमा सुना था और अब जिन्होंने मुकदमा सुना है, इन दोनों की राय को शामिल करके, ऐड करके देखा जाएगा कि अब मेजॉरिटी किस साइड पर है। अब मेजॉरिटी जिस साइड पर होगी उसका फैसला, उस साइड का फैसला, उस डिसीजन को फाइनलाइज कर दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर मैंने ये भी बताया कि ऐसे केसेस भी होते हैं जिनके लिए एक मेंबर पर मुश्तमिल ही बेंच बनाया जाता है, वो जो फैसला कर दे वो फाइनल हो जाता है। आमतौर पर फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन या डायरेक्शन के मुताबिक सिंगल मेंबर बेंच बनाए जाते हैं, या ऐसे मुकदमा जिसमें जो रकम है ना, रकम अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो 10 लाख तक हो, ऐसे मुकदमा जिसमें रकम कितनी हो, 10 लाख तक, तो ऐसे मुकदमात को सिंगल मेंबर बेंच ही सुनकर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, उसका फैसला सुना देते हैं। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या है, फैसला सुना देना। तो ये बेटा इसकी फंक्शनिंग ऑफ एपीलेट ट्राइब्यूनल इंलैंड रेवेन्यू मैंने सारी समझाई है आपको। मैं अब आप रीडिंग करता हूं तो आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। द चेयरपर्सन ऑफ द एपीलेट ट्राइब्यूनल में कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस, चेयरपर्सन जो एपीलेट ट्राइब्यूनल का है वो बेंच बनाता है टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द ट्राइब्यूनल, ताकि ट्राइब्यूनल अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। However, a bench normally consists of 2 members, आमतौर पर बेंच में 2 तरह के मेंबर होते हैं। However, a larger bench may also constituted by the chairperson, एक larger bench भी बनाया जा सकता है चेयरपर्सन की तरफ से। A bench usually consists of equal number of judicial and accountant member, but in certain cases, the number of one type of member may exceed the other type by, एक तरह के मेंबर की तादाद दूसरी तरह के मेंबर की तादाद से ज्यादा हो सकती है, बाय एक नंबर से ज्यादा या कम हो सकती है। द चेयरमैन इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एज मैनी बेंचेस कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल मेंबर। जो चेयरपर्सन है उसके पास ये ताकत है, ये इख्तियार है कि वो सिंगल मेंबर्स पर मुश्तमिल बेंच भी बना सकता है, एज ही मे डीम नेसेसरी, अगर वो मुनासिब समझे, ज़रूरत के मुताबिक समझे कि वो सिंगल मेंबर काफ़ी है, टू हियर सच केसेस, कि वो ऐसे केसेस को सुने, और क्लास ऑफ केसेस या ऐसे क्लास ऑफ पूरे भाई ख़ास तरह के केसेस के बारे में अगर वो समझता है कि सिंगल मेंबर बेंच ही काफ़ी है, तो सिंगल मेंबर बेंच ही मुकदमा सुनेगा और वही उसका फैसला सुना देगा। या ऐसे सारे केसेस as the federal government may by order in writing specify, जिनके बारे में फेडरल गवर्नमेंट लिख कर कहे कि भाई इनके लिए सिंगल मेंबर बेंच ही बनाना है, तो ऐसे केसेस को सुनने के लिए सिंगल मेंबर बेंच बनाया जाता है। अब आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपीलेट ट्राइब्यूनल इंडियन रेवेन्यू कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर। ये फिगर देखिएगा, बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी आपके लिए। एपीलेट ट्राइब्यूनल की राइट साइड पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रार, क्या लिखा हुआ है, जो इसके ऑफिस को होल्ड करता है, और लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है चेयरपर्सन। भाई ये रजिस्ट्रार भी चेयरपर्सन का सबऑर्डिनेट होता है, रजिस्ट्रार भी चेयरपर्सन। अब रजिस्ट्रार के अंडर 2 तरह के मेंबर्स हैं, एक तरह के मेंबर लेफ्ट साइड पर जुडिशियल मेंबर और एक तरह के मेंबर राइट साइड पर अकाउंटेंट मेंबर्स। और रजिस्ट्रार के अंडर जैसा कि मैंने बताया कि 2 तरह के असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, कराची और पेशावर बेंचेस में काम करने वाले। अब आने इसकी एक्सप्लेनेशन पर जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अब बेंच माइट कंसिस्ट ऑफ 2 जुडिशियल मेंबर्स एंड 1 अकाउंटेंट मेंबर, और 2 जुडिशियल मेंबर एंड 3 अकाउंटेंट मेंबर। मतलब कोई भी टाइप दूसरे से ज्यादा हो सकती है, लेकिन नंबर का फर्क एक ही होना चाहिए। 3, 4, 5, 4, 6, 7 एक ही नंबर से फर्क होना चाहिए।
द फेडरल गवर्नमेंट में ऑथोराइज द चेयरपर्सन और एनी वन मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल टू अलोन हियर एंड डिसाइड द केस। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो चेयरपर्सन को कहे या किसी एक मेंबर को कहे कि वो अकेला मुकदमा सुने और इसका फैसला सुना दे। द चेयरमैन और द अदर मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ by the chairman who constitutes single member bench to dispose of, to hear the case and dispose of any case where the amount of tax or penalty does not exceed rupees 10 lakh। तो ऐसे सारे मुकदमात को अकेला चेयरपर्सन या कोई मेंबर सुनकर उसका फैसला सुना सकता है जिन केसेस में रकम 10 लाख या उससे does not exceed 10 lakh, 10 लाख से ज़्यादा ना हो, 10 लाख या उससे कम का कोई केस हो तो उसको अकेला मेंबर सुनकर उसका फैसला सुना सकता है। इफ द मेंबर ऑफ द बेंच डिफर इन ओपिनियन, और अगर बेंच के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान इख्तलाफ राय पाया जाए ऑन एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, द मेजॉरिटी डिसीजन इज एक्सेप्टेड, तो फिर अक्सरियत का फैसला माना जाएगा। बट इफ द मेंबर्स आर इक्वली डिवाइडेड, अगर मेंबर्स के दरमियान बराबर तकसीम हो जाती है, राय में बराबर तकसीम हो जाती है, द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट इज रेफर टू द चेयरपर्सन ऑफ द ट्राइब्यूनल, तो फिर ये झगड़े वाला जो पॉइंट है ना, ये किसको दे दिया जाता है, ये चेयरमैन को वापस दे दिया जाता है। इन सच केसेस द चेयरपर्सन अपॉइंट वन और मोर ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल, ऐसे केसेस में चेयरपर्सन क्या करता है, ट्राइब्यूनल के एक या एक से ज्यादा मेंबर्स को दोबारा अपॉइंट करता है टू हियर द डिस्प्यूटेड पॉइंट, कि वो आए और डिस्प्यूटेड पॉइंट को सुने। द क्वेश्चन इज देन डिसाइडेड, फिर फैसला होता है जी उसका टू द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी को देखकर, जैसा कि मैंने पहले बताया, हु हैव हियर्ड द केस, जिन्होंने मुकदमा सुना है उनकी तादाद को देखकर, इंक्लूडिंग दोज हु फर्स्ट हियर्ड, उनकी तादाद शामिल करके जिन्होंने पहले मुकदमा सुना था और अब वालों की तादाद शामिल करके देखा जाएगा मेजॉरिटी का फैसला क्या है और वो फैसला ही हतमी फैसला होगा। यही कुछ बताया था मैंने। अब आ जाए फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। पेपर में ये एपलेट ट्राइब्यूनल का क्वेश्चन पेपर में इस तरह भी पूछा जाएगा, एक्सप्लेन फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। एपलेट ट्राइब्यूनल का दूसरा नाम है फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। ये ऐसी अथॉरिटी है जिसका फैसला हतमी होता है। क्या मतलब हतमी होता है, कि इसके फैसले को कहीं पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। वैसे तो तरतीब ये है कि सबसे पहले अगर आपको एतराज होगा तो आप कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास जाएंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर आप जाएंगे किसके पास, एपलेट ट्राइब्यूनल के पास, और अगर एपलेट ट्राइब्यूनल के फैसले से भी आप मुत्तफिक नहीं होते तो फिर तीसरी ऑप्शन क्या है, हाई कोर्ट। और फिर लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं जी कि एपलेट ट्राइब्यूनल का फैसला हतमी होगा। भाई टैक्स का जो मामला होगा ना, टैक्स के हवाले से जो फैसला होगा वो एपलेट ट्राइब्यूनल का हतमी होगा, उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। टैक्स से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो एपलेट ट्राइब्यूनल का फाइनल होगा, उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर जाया जा सकता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ आप उस सूरत में जा सकते हैं अगर कोई अदर लीगल इशू हो, टैक्स के अलावा अगर कोई और कानूनी मसला हो तो आप एपलेट ट्राइब्यूनल के फैसले को लेकर वहां जा सकते हैं। लेकिन अब आप हाई कोर्ट में भी जाएंगे तो हाई कोर्ट कह देगा कि भाई ये फैसला टैक्स से रिलेटेड है, ये हम नहीं कर सकते, ये एपलेट ट्राइब्यूनल का हतमी फैसला था। लेकिन अगर कोई और इशू हो, जैसा कि जायदाद की तकसीम, पार्टनर्स के दरमियान आपस में कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन, या कोई और प्रॉपर्टी की ओनरशिप, उसकी ट्रांसफ़र, उसकी तारीख, उसकी टैक्स, वो कोई इशू है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज एपलेट ट्राइब्यूनल का फैसला हतमी फैसला होगा। इस वजह से एपलेट ट्राइब्यूनल का दूसरा नाम है फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, हतमी फैसला करने वाली अथॉरिटी। The decision of the appellate tribunal on the point of fact is final. Appellate tribunal का फैसला हतमी होगा, फाइनल होगा। Due to this reason, it is known as final fact finding authority. इस वजह से इसको हतमी फैसला करने वाली
फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी भी कहा जाता है। होएवर, जैसा कि मैंने बताया, होएवर इफ द डिसीजन ऑफ द एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू इन्वॉल्व्स अ पॉइंट ऑफ लॉ, लेकिन अगर एपलेट ट्राइब्यूनल के फैसले में कोई कानूनी इशू हुआ, कानूनी मसला हुआ, देन द केस कैन बी रेफर टू द, अगर एनी पॉइंट ऑफ लॉ हुआ, कोई कानूनी मसला हुआ, तो फिर केस हाई कोर्ट को रेफर किया। यहां पर बेटा ये भी बात समझ लें, रेफर्ड का लफ्ज इस्तेमाल होता है। रेफर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप एग्री नहीं है तो आप एपलेट ट्राइब्यूनल में गुस्से से कह देते हैं या आप अपनी मर्जी से कहते हैं जी मैं हाई कोर्ट में चला जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जब तक कोई अदालत फैसला करे, और फैसला बेशक वो सजाए मौत का क्यों ना करे, उसके बाद वो अदालत का जो जज होता है वो फैसला करके ये बताता है कि इधर आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो जज फैसला करे और फैसला करके ये कहे कि यू हैव राइट टू अपील, चाहे जज जितने मर्जी गुस्से में हो, जितनी मर्जी उसको कंफर्मेशन हो जाए कि भाई वाकई उसने कल्प्रिट को सजा दी है, उसने मुजरिम को सजा दी है, फिर भी कानून जिसको राइट देता है ना अपील करने का, उससे कोई जज उसका ये राइट छीन नहीं सकता। बेशक उस जज को 100% गारंटी मिल जाए कि वाकई इसने कत्ल किया है, इसने जुर्म किया है, फिर भी अगर कानून उसको इख्तियार देता है तो जज को फैसले के बाद ये कहना पड़ता है कि आप अगर चाहें तो आप इसके बाद इस अदालत में जाकर अपील कर सकते हैं। तो अगर कोई पॉइंट ऑफ रेफर्ड का मतलब ये होता है कि रेफर्ड का मतलब वो लिखता है भाई ठीक है, अब आप इसको अगर नहीं एग्री तो आप इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, इसे हाई कोर्ट में ले जाएंगे। तो यहाँ तक आपका ये थर्ड अथॉरिटी भी कंप्लीट हो गई इंशाल्लाह।